Good morning, students. Myself, Kamlesh Binarwani, once again represent with you. And now today we will talk about our lesson 10, the organs of government, part 3rd. In previous two parts, we had discussed the how many organs of government and Lok Sabha, Rajya Sabha, and different qualifications for the become the member of Lok Sabha and Rajya Sabha and central legislature systems. Now today in this part we will discuss the state legislation or for state legislation कि how legislature वर्क एट ए स्टेट लेवल कि किस तरह से राज्य स्तर पे हमने पहले केंद्र स्तर पे पढ़ा है कि केंद्र स्तर पे पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के दो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उनका मेंबर बनने के लिए किस तरह की योग्यता होना ज़रूरी है एक मेंबर को, एक सिटीजन को। आज हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल, जैसे हमने पढ़ा था कि सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर होता है उसके भी टू ऑर्गन्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। सिमिलर इसी के समान ही एक स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेचर के टू ऑर्गन्स होते हैं, legislative assemblies and legislative councils. What are the difference between both of them and these organs and how can these work? So first of all, legislative assemblies. Each state has a legislature and it is called a legislative assembly. Legislative assembly is the lower house. As you know that Lok Sabha is also known as the lower house in central level. So legislature assembly is also known as the lower house at state level because in this the representatives directly elected by the citizens. क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि चुनकर के भाग लेते हैं उन्हें जनता डायरेक्टली चुनाव के द्वारा चुनकर के भेजती है। आपके एरियाज़ में जब एमएलए के इलेक्शंस होते हैं तो एमएलए के लिए वोट कौन देता है? जो आम नागरिक होता है, जो कि जनता होती है वो वोट देती है और वह लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के बैठते हैं। वह जनता से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स के बाद कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हर तरह की प्रॉब्लम्स का, अपने एरियाज़ की प्रॉब्लम्स का ध्यान होता है, इसलिए वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कहलाते हैं। सेकंड आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। द अदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। जैसे राज्यसभा की ही तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी जो मेंबर होते हैं वह डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, उन्हें सेलेक्टेड किया जाता है। उन काउंसिल्स इसमें बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा स्टेट्स हैव टू हाउसेज है। इस तरह से सारे हाउसेस के अंदर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं देखेंगे। हमारे गुजरात के अंदर भी ओनली लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही हैं। सेंट्रल लेवल पे तो टू हाउसेस हैं बट ऑल ओवर स्टेट्स के अंदर टू हाउसेस नहीं हैं। सारे स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स हैं, हमारे 28 स्टेट हैं, उन सारे स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल तो मिलेगी आपको, लेकिन जो स्टेट बड़े होते हैं एरिया वाइज वहीं पर ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाती है। दैट द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द अपर हाउस एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द लोअर हाउस। As you know that and as we read that the legislative assembly is also known as the lower house, so legislative council is also known as the upper house. Gujarat state does not have a legislative council, please underline it कि गुजरात के अंदर legislative council नहीं है। Various states have different number of members of the legislative assembly. How many members are there in our Lok Sabha?
यस 545 मेंबर्स हैं। सो वी नो दैट कि अगर 545 मेंबर्स ऑल ओवर कंट्री में से इलेक्टेड होते हैं, अब हम जानते हैं कि हमारे सारे स्टेट जो हैं वह एरिया वाइज या उनके जो फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग एक उनका एरिया भी इक्वल नहीं है और वहाँ पे अलग अलग टाइप्स में और यानी कि अलग अलग पॉपुलेशंस पाई जाती है। सो इसलिए कहीं पे अगर कोई छोटा एरिया है एरिया वाइज तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है। गोवा एक स्टेट है, वह छोटा सा एरिया है, जबकि यूपी सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा स्टेट आता है। तो यहाँ पे स्टेट के एरिया वाइज भी पॉपुलेशन की डेंसिटी का जो इफेक्ट पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मेंबर्स भी अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 60। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविज़न दिए गए हैं कि मिनिमम मेंबर जो कि किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, गोवा स्टेट है वह सबसे छोटा स्टेट है, उसमें भी कम से कम 60 मेंबर यानी कि 60 वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएगी, निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिसके अंदर कि वहाँ से 60 मेंबर असेंबली के अंदर कम से कम जाकर के चुने जाएंगे। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज़ 500 और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर 500 हो सकते हैं, 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ प्रेजेंटली 182। एट प्रेजेंट टाइम गुजरात के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, काउंसिल नहीं है गुजरात में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे अंडरलाइन कर देना, इसमें 182 मेंबर्स एट प्रेजेंट टाइम में हैं। क्वालिफ़िकेशंस, अच्छा क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, जैसे हमने लोकसभा के अंदर पढ़ा था कि लोकसभा के अंदर 25 ईयर्स की एज कंप्लीट होनी चाहिए या वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और राज्यसभा के अंदर 30 ईयर्स की एज कंप्लीट होनी चाहिए। सेम इसी तरह से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए क्वालिफ़िकेशंस, एनी पर्सन हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज ऑफ 25 ईयर्स और मोर and is not in a state of unsound mind, insolvent or criminal can contest the election of legislative assembly। कोई भी स्टेट का सिटीजन या इंडिया का सिटीजन जिसकी की एज 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो, वह अनसाउंड माइंड का नहीं हो, वह दिमागी रूप से स्थिर हो और क्रिमिनल नहीं हो, वह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है। टाइम पीरियड, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट ए परमानेंट हाउस। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वह परमानेंट हाउस नहीं है, क्योंकि लोकसभा की ही तरह उसके अंदर भी हर 5 साल के बाद में इलेक्शंस होते हैं। अभी 2018 में हुए थे, फिर 2023 में होंगे। तो ये जो इलेक्शंस हुए थे ये 2018 के अंदर ये कंप्लीट असेंबली के लिए होते हैं, नहीं कि उसमें से जैसे हमने राज्यसभा के अंदर पढ़ा था कि 1/3 मेंबर्स का इस बार इलेक्शन होगा, अगले 2 साल के बाद में फिर से 1/3 मेंबर के लिए इलेक्शन होगा। इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं 545 मेंबर्स हैं, सारी लोकसभा को एक बार डिसोल्व किया जाता है, उसके बाद में फिर से 5 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं। इसी तरह से असेंबली के लिए भी जो मेंबर्स होते हैं वो सारे एक बार डिसोल्व हो जाती है असेंबली, फिर से एक बार वहाँ पर नए सिरे से चुनाव करवाए जाते हैं, इसलिए ये परमानेंट हाउस नहीं है। इट्स टाइम पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द गिवन पीरियड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसोल्व। ओके, इन अनयूजुअल सिचुएशंस wherein the government cannot function as per constitutional provision, or if government cannot be formed, then the governor can send a recommendation to the president of India to dissolve the government। अच्छा, कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि गवर्नमेंट अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाती है कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, या अगर गवर्नमेंट तो इसके लिए फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन भेजता है कि वहाँ पे उस गवर्नमेंट को डिसोल्व कर दिया जाए, उस असेंबली को डिसोल्व कर दिया जाए, एंड द प्रेसिडेंट देन डिसोल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। तो वहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्व कर दिया जाता है और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया जाता है। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ऑफ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट्स द स्टेट, और उस टाइम पीरियड के दौरान में वहाँ पे जो गवर्नर
क्योंकि प्रेसिडेंट की अथॉरिटी से गवर्नर वहाँ पर शासन करता है। फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर फ्रॉम अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चुना जाता है, उसकी प्रोसीडिंग को स्मूथली चलाने के लिए, स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरह से असेंबली के अंदर भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर कहाँ से चुने जाते हैं? तो ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस से चुने जाते हैं, जिसमें कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट टीचर्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बाय electorates to be eligible as a member of the legislative council. The candidate should be of 30 years or more and must be citizen of India. जिस तरह से लोकसभा के बाद में हमने राज्यसभा के अंदर पढ़ा था कि उसके मेंबर जो कि अलग अलग फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और तो इसी तरह से जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसी की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर भी जो कि एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं और अलग अलग फील्ड के अंदर जो ग्रेजुएट पर्सन्स होते हैं उनका चुनाव किया जाता है, और इसमें मिनिमम एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ए परमानेंट हाउस। जिन स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल पाई जाती है वहाँ पे वह परमानेंट हाउस की तरह ही, राज्यसभा की ही तरह वह परमानेंट हाउस होता है। लाइक द राज्यसभा, ईच ऑफ इट्स मेंबर गेट इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स। इसमें हर एक मेंबर को 6 साल के लिए चुना जाता है। इट्स 2/3 मेंबर रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स। इसके 2/3 मेंबर, इसमें 2/3 को 1/3 कर देना कि इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं यह आफ्टर 2 ईयर्स के बाद में रिटायर हो जाते हैं। एंड स्टेट हैज़ टू डिसाइड वेदर टू कीप ए लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट। और एक स्टेट की असेंबली के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उस स्टेट के एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। गुजरात डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो गुजरात के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लाइक द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ मोर पावर्स। अच्छा, जिस तरह से हमने मनी बिल के अंदर पढ़ा था या जो अदर बिल्स के बारे में पढ़े थे कि लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर रहती है किसी भी बिल के लिए, क्योंकि लोकसभा जिन रिकमेंडेशंस को देती है वह उसे फॉलो करनी होती है राज्यसभा को। ना अगर कभी मनी बिल के ऊपर राज्यसभा अपने असेंट नहीं देती है तो भी लोकसभा के द्वारा उसे इम्प्लीमेंटेड मान लिया जाता है या उसको असेंट मान लिया जाता है। इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी ज़्यादा पावर्स होती है। ऑर्डिनरी एज वेल एज मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन इट। स्टेट लेवल पे भी जो ऑर्डिनरी बिल प्लस मनी बिल ये इसी के द्वारा पास किए जाते हैं, इसी में प्रेजेंट किए जाते हैं। आफ्टर द बिल पास थ्रू वेरियस स्टेप दे आर सेंट टू गवर्नर फॉर इच असेंट। हमने सेंट्रल लेवल पे बिल बनने की प्रोसेस क्या देखी थी कि एक लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद में उसे प्रेसिडेंट के साइन करने के लिए भेजा जाता है। इसी तरह से स्टेट लेवल पे भी जो असेंबली के अंदर जाता है उसके बाद में काउंसिल के पास में जाता है, वहाँ पर भी तीनों रीडिंग्स होती हैं। उन तीनों रीडिंग्स के बाद में स्टेट लेवल पे जो स्टेट का फर्स्ट सिटीजन होता है गवर्नर, वह उसके ऊपर साइन करता है, तभी वह बिल बनता है। आफ्टर द गवर्नर साइन द बिल इट बिकम्स एन एक्ट। और गवर्नर के साइन के बाद में वह बिल एक एक्ट बन जाता है। नाउ सेकंड ऑर्गन, द एग्जीक्यूटिव्स। The most efficient, effective and central organ of the government is the executive. Executive क्या है? Most efficient, प्रभावशाली, effective and central organ। और जो हमारे तीनों organs हैं उसमें तीनों के अंदर लेजिस्लेचर क्या करती है कि कानून बनाती है, और जुडिशरी क्या करती है, अगर कोई कानून का पालन नहीं करती है तो उनको दंड देती है। लेकिन इनको लोगों से कानून का पालन कौन करवाता है? एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, जो द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो द एग्जीक्यूटिव हमारे इन तीनों ऑर्गन्स के अंदर एक सेंट्रल पोजीशन में और लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों के बीच में जोड़ने का काम करती है, उनके बीच में कड़ी का काम करती है। So union executive means at central government
Political executive comprise administer of the prime minister and cabinet of ministers, president, vice president and bureaucrat. यूनियन एग्जीक्यूटिव का मीन्स होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड कंप्राइजिंग एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन कौन आता है? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स जो कि पॉलिटिकली लीडर्स के तौर पे आते हैं, ठीक है, और उनकी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ब्यूरोक्रेट। Political and administrative executive officers are and employees are the in direct contact of the people से। और जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इन दोनों को मिला करके जो कि पब्लिक से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं, वो सारे हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वर्क, और लोगों का इनके के ऊपर इनके कार्यों का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर एक एसपी है किसी एरियाज़ के अंदर आकर के अपनी सख्ती से पेश आती है और वहाँ पे सारे तरह के अपराध मिटा देती है या अपराधियों पे कंट्रोल करती है, तो वह लोगों की नज़रों में एक अच्छा और ऑनेस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स माना जाता है। सो द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर। इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का वर्क क्या होता है कि जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उनको फॉलो, जो भी बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करके उनको फॉलो करवाने का काम किया जाता है। The administrative executives carries out the work of implementing the policies, programs and planning done by the government, keeping in view the aspiration and expectation of the people। लोगों की जिस तरह की उम्मीद होती है उस तरह से लोग अपनी जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तक पहुंचाते हैं। आपके एरियाज़ में अगर किसी भी चीज़ की डिमांड है, आप उसके लिए लिखित में आवेदन कहाँ पर देते हैं? पहले एसपी के पास में या एसडीएम के पास में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तक अपनी मांग को पहुंचाते हैं। वो फिर आगे जो लेजिस्लेचर के अंदर अपनी इस बात को रखता है या आपके एरिया के जो एज ए लीडर्स होते हैं, एमएलएज वगैरह, वो भी आपकी बात को असेंबलीज के अंदर जा कर के रखते हैं। सो जब अगर किसी भी पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस इम्प्लीमेंट को फिर वापस से फॉलोड करके रेगुलर वर्क में लेकर के आने का काम किसका होता है? इन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का होता है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज एवरी 5 years ऑफ द और इफ़ द पावर इज़ गिवन अप। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि एमएलएज वगैरह होते हैं या फिर सरपंच वगैरह जो भी है, एमपी है, ये सारे हर 5 साल के बाद में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इनको हम किसके द्वारा चुनते हैं? चुनाव के द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा। वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड बाय परमानेंटली अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट एंड हैंस इट इज़ परमानेंट। लेकिन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि डेप्यूटी कलेक्टर हैं या एसडीएम हैं, तहसीलदार होते हैं, ये सारे पटवारी हैं आपके एरिया का, जो कि आप तलाटी कहते हैं, तो ये सारा जो मेंबर्स होते हैं ये सारे आप इनको हर 5 साल के बाद में चेंज नहीं करते हैं। ये अपनी पोस्ट पे अपनी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस के बेस पे, एक एजुकेशनल डिग्रीज के बेस पे आए हुए होते हैं और इनके अंदर अपनी जो क्वालिटी होती है तभी वह उस पोस्ट पे आते हैं। तो इसलिए ये परमानेंट अपनी पोस्ट पे बने रहते हैं, या जब तक कि इनको आगे प्रमोट नहीं किया जाता है तब तक बने रहते हैं। इनकी एक एज लिमिट होती है कि 58 ईयर्स या 60 ईयर्स की एज के बाद में ही इनको रिटायर किया जाता है, जबकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उन्हें हर 5 साल के बाद में अपनी पोस्ट को छोड़ना होता है। हाउ एवर द रिटायरमेंट एज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट। हाँ, अभी रिटायरमेंट एज जैसे अभी हमने बात की थी कि इनकी एक पर्टिकुलर रिटायरमेंट एज होती है। जैसे गुजरात में 58 हो सकती है, राजस्थान में 60 हो सकती है, या अगर किसी अदर स्टेट में 62 ईयर्स हो सकती है। जो अलग अलग स्टेट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो इनकी रिटायरमेंट की एज होती है, उस एज के अकॉर्डिंग इनको रिटायर किया जाता है। बिफोर द रिटायरमेंट इफ़ दे मिसबिहेव or show lack of efficiency to work, they can be removed from their post after following prescribed inquiry procedures।
अब ऐसा नहीं है कि अगर ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स हैं ये एक बार अपना एग्ज़ाम दे करके पास हो गए, इसके बाद में इनको कोई पोस्ट से हटा नहीं सकता है बिफोर रिटायरमेंट। अगर ये भी अपना वर्क अगर पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं, लोगों के साथ में मिसबिहेव करते हैं, तो इनके ऊपर भी प्रॉपर इंक्वायरी होकर के के ऊपर कार्रवाई करके इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। The political executives are the member belonging to any political party. Their main qualification is to get elected based on their individual honesty to the party, public choice and public opinion. Whereas administrative executive required educational qualification, quality, experience as well as passing competitive examinations to be appointed permanently. दोनों में डिफरेंट पता चल गया, फिर भी हम इसे समझ लेते हैं कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं चाहे वह किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन उनकी मेन जो कि क्वालिफ़िकेशन क्या होती है कि वह पब्लिक के अंदर कितने चहते हैं, उन कितनी पब्लिक उनको जानती हैं या कितनी पब्लिक उनको चूज़ करती है, उनके वर्क के आधार पे, उनकी ऑनेस्टी के आधार पे, हाँ वह पार्टी के लिए कितना ऑनेस्टी होते हैं, पब्लिक ओपिनियंस यानी कि जनता जब चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, अपना वोट देती है, तो जितने वोट किसी पर्सन को मिलते हैं यानी उतने पर्सन की राय है कि यह हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए। तो उनकी जो क्वालिफ़िकेशंस होती है वह पब्लिक चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है और वह पार्टी के लिए ऑनेस्टी होंगे तभी पार्टी उन्हें टिकट देगी, रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है। ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उनमें। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके लिए एक रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस होती है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। आप टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको अलग अलग तरह की पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट सीनियर किया उसके बाद में आप अगर डायरेक्टली डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। आपने डॉक्टर बनने के लिए, MBBS करने के लिए, या अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपने अगर डॉक्टरी की पढ़ाई की, आपने अगर B.Ed कर लिया, आपने अगर टीचिंग लेवल पे पढ़ाई की है स्कोप के लिए, और आप अगर चाहें कि मुझे तो गवर्नमेंट या सिविल इंजीनियर बनना है तो आप बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। सो इनके लिए और प्लस इनको यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना होता है परमानेंटली अपॉइंट होने के लिए। द सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज़ नोन एज द सिविल सर्विस। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो सर्विस को सिविल सर्विस कहा जाता है। एट द सेंटर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब हम जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के बारे में जानेंगे जो कि सेंट्रल लेवल पे होते हैं। इनमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, इनके क्या क्या वर्क होते हैं, ये कैसे चुने जाते हैं, इनके बारे में सारा अब हम एक बार डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर फर्स्ट सिटीजन जो कि प्रेसिडेंट को माना जाता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है क्योंकि इसमें स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों तरह पे अलग अलग सरकारें बनी हुई है, दोनों स्तर पे। इसलिए एग्जीक्यूटिव पावर्स जितने भी हैं फेडरल गवर्नमेंट्स के, ये प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो भी कानून बनाती है, चाहे लोकसभा बनाए या राज्यसभा बनाए या अगर लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वह किसकी सहमति से कानून बनता है, वो सिर्फ बिल को पास करा सकते हैं। लेकिन कानून किसकी सहमति से बनेगा, जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन नहीं करता है। सो ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। उसी के नाम से ही सारे एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट्स के वर्क किए जाते हैं। एंड ही इज़ द हेड ऑफ द नेशन एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, कि वह इंडिया के नेशंस का वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के नेशन जो हमारा नेशन है उसका हेड कौन माना जाता है, प्रेसिडेंट। ठीक है,
क्वालिफ़िकेशंस हैं। अब क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती हैं, हमने अभी तक लोकसभा और राज्यसभा के लिए पढ़ा है कि लोकसभा के लिए 25 ईयर्स की एज कंप्लीट होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स की। इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 ईयर्स की एज और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 ईयर्स की एज होना कंपलसरी है। बाकी की सारी क्वालिफ़िकेशंस उनकी सेम आएगी कि वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वह अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, वो सारी क्वालिफ़िकेशंस उनकी चेंज यानी कि सेम आती है। इसी तरह से यहाँ पर भी प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशंस में ओनली एज का डिफरेंट है, बाकी की सारी उसकी सेम आती है। और कुछ चेंजेस हैं इसमें, उसे हम देख लेते हैं। ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज और अबव। जैसे कि एक इंडिया का प्रेसिडेंट 35 ईयर्स से उससे अबव का होना चाहिए और वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही शुड नॉट बी ए सैलराइज्ड एम्प्लॉई और ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वह किसी भी लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, सैलराइज्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, दूसरी बात, वह पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी मेंबर हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई पर्सन, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर अगर कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो पहले उससे रिजाइन देना होता है। द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज इनडायरेक्टली कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी इलेक्शन तो होता है, लेकिन इसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसमें बोथ द हाउसेज के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, और जितनी भी असेंबलीज होती हैं हमारे ऑल ओवर कंट्री में, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स एंड ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। कि एक जो प्रेसिडेंट होता है वह भी 5 साल के लिए चुना जाता है और उसकी टर्म पूरी होने के बाद में फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं। When the president is in power, neither criminal case can be framed against him nor an order of arrest or imprisonment can be issued। क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। वर्ल्ड लेवल पे जो अगर प्रेसिडेंट ही रेपुटेड पर्सन्स माना जाता है, उसी के नाम से सारी संधियाँ करवाई जाती है। जो एज हमारे संधियाँ होती है, युद्ध होते हैं, ये सारे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, तो उससे फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। इसीलिए हम जब तक वह पोस्ट पे हैं तब तक जुडिशरी भी उसके अगेंस्ट में, जब तक वह पोस्ट पे हैं, किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं दायर कर सकती है, बना सकती है, और ना ही उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकती है। फंक्शंस एंड पावर्स। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? Here, he appoints the leader of the party who has gained majority in the general election of as the prime minister। वह लोकसभा का मेंबर हैं, तो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो जिस मेंबर को मेजोरिटी से सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं जिस पार्टी को, उसके लीडर को एज ए पार्टी का लीडर बनाती है। देन ही विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और जो लीडर पहले ही चूज़ कर लिया जाता है पार्टी के द्वारा कि हमारा लीडर कौन बनेगा। जैसे लोकसभा के इलेक्शन होने के पहले ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को लीडर बना दिया गया था कि जब भी हमारी पार्टी अगर वोट जीतेगी, अगर सत्ता में आती है, तो हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। अगर ऐसा फिक्स हो जाता है, फिर अगर पार्टी जीत जाती है अलग अलग एरियाज़ में मेजोरिटी से उनको सीट गेन होती है, तो जो उनको ओनली सिर्फ वह तो डिसाइडेशन हुआ था, लेकिन पोस्ट पर कौन बिठाता है, पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। ही अपॉइंट, और फिर बाद में प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की कंसल्टेशंस हैं। ही अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट, यानी मेन कंसल्टेशन या मेन राय कौन देते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स देते हैं। वह उनके हिसाब से ये जो कि प्रेसिडेंट को किन किन लोगों को अलग अलग कैबिनेट के मिनिस्टर्स बनाना चाहिए, इसके लिए मेन कंसल्टेशन प्राइम मिनिस्टर्स देते हैं। ही एडमिनिस्टर्स द ओथ एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर्स। वह अपने पद की शपथ देते हैं और उनको पोर्टफोलियो मीन्स की विभाग,
अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एज लॉन्ग एज द कैबिनेट enjoy the support of the majority member of Lok Sabha, the president cannot dissolve the cabinet। जब तक एज लॉन्ग एज द कैबिनेट enjoy the support of the majority member of लोक सभा, जब तक लोकसभा के अंदर उन कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मेजोरिटी बनी हुई है, मतलब कि उस पार्टी की मेजोरिटी बनी हुई है, तब तक प्रेसिडेंट उस कैबिनेट को भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि उसी पार्टी ने चुन करके भेजा है, उसी पार्टी के लीडर ने उनको चुना है, इसलिए प्रेसिडेंट उनको डिसॉल्व नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, ये पोस्ट पे सेलेक्ट करने के बाद में हमारी कंट्री के फर्स्ट सिटीजन होने के साथ में ही प्रेसिडेंट जितनी भी हमारी तीनों फोर्सेज हैं उनका हेड भी माना जाता है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर, सीज एंड वॉर टू और कंक्लूड ट्रीटी विद अदर कंट्रीज। किसी भी देश के साथ में युद्ध करने का अधिकार, युद्ध का आदेश देने का अधिकार या संधि करने का अधिकार, ये सारा प्रेसिडेंट को ही है। ही अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, वह सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल एंड ये आपका कंप्ट्रोलर और ऑडिटरी जनरल, इन सभी को वह अपॉइंट करता है। ही अपॉइंट्स द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स, क्योंकि तीनों फोर्सेस का हेड तो वो होता है, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट तो जाएगा नहीं फोर्स में, इसलिए तीनों फोर्सेस के हेड को भी वही अपॉइंट करता है, उन्हीं में से एक मेंबर को। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एम्बेसडर टू वेरियस नेशंस। एम्बेसडर यानी राजदूत, किस कंट्री के अंदर कौन हमारी कंट्री का राजदूत बन के जाएगा, राजदूत मतलब कि मैसेंजर, उससे एम्बेसडर कहा जाता है। सो एम्बेसडर को भी वही अपॉइंट करता है कि किस नेशन में कौन सा एम्बेसडर जाएगा। इसी तरह से जो यूपीएससी होती है, जो कि सारे देश के अंदर सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम्स करवाती है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, उसके चेयरमैन का भी जो सेलेक्शंस हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। थस वास्ट ऑथोराइज्ड एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। इस तरह से ये सारे जो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास में, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं। ही कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस, सेंटेंस में सज़ा, और पार्डन मतलब क्षमा करना या माफ़ी देना। तो वह किसी भी अपराधी को माफ़ कर सकता है, वह किसकी सज़ा को कम कर सकता है ऑफ एनी कन्विक्टेड पर्सन, दोषी व्यक्ति की, और कैन पोस्टपोन इट्स इम्प्लीमेंटेशंस और कैन चेंज द नेचर ऑफ द पनिशमेंट। वह उसकी सज़ा को पोस्टपोन भी कर सकता है या उसकी नेचर को, मतलब अगर किसी को फांसी की सज़ा मिली है तो वह उसको उम्र कैद की सज़ा में चेंज कर सकता है। ही समन द सेशन ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोग्यूज देम्स। हमने पहले भी पढ़ा था कि वह बोथ हाउसेज के जो उनको समन करके बुला सकता है कि जितने भी लोकसभा के हाउसेज हैं, बोथ हाउसेस की अगर कभी जॉइंट सेशन में मीटिंग करवानी है तो वह उनकी मीटिंग्स को करवा सकता है। ही कैन इवन डिसॉल्व द लोकसभा, उसके बाद में वह लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड बाय ए वार और एक्सटर्नल एग्रेशंस और आर्म्ड रिबेलियन, ही कैन डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स। यानी कि अगर कभी प्रेसिडेंट को इस तरह से सेटिस्फिकेशन हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया की या इंडिया की होल कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा है, तो वह यहाँ अगर कभी एक्सटर्नल एग्रेशंस हो रहे हैं, कोई बाहरी विद्रोह किसी स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट से विद्रोह हो रहा है, या अगर वहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन सैन्य क्रांति का अगर उससे अंदेशा हो जाता है कि इस तरह की घटना होने की संभावना है, तो वह उस एरिया के अंदर या होल कंट्री के अंदर एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। द डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट ने वहाँ पे अगर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी अपने सोच विचार से, तो उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बेस्ड और रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी इन द स्टेट। और अगर किसी गवर्नर के द्वारा अगर यह एसेंट भेज दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट में जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है या वहाँ पे किसी भी तरह का विद्रोह हो रहा है, तो वहाँ पे भी गवर्नर के सुझाव पे
ठीक है, गवर्नर के सुझाव पे वह वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ही कैन एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट रूल बाय डिसॉल्विंग द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री, और किसी भी स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री को डिसॉल्व करके भी वह वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर कर सकता है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। अगर कभी हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, अगर फाइनेंशियली हमारी कंट्री अगर कभी घाटे में चली जाती है, हमारी कंट्री के ऊपर वित्तीय संकट आ जाता है, तो प्रेसिडेंट इस तरह के भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास में कि वह जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इन सभी की सैलरी को कम कर सकता है। थ्रू द प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड थ्रू ऑल द एडमिनिस्ट्रेशंस कैन बी कंसिडर्ड इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली एंड डन इन द नेम ओनली। इस तरह से जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं वो सारे उसके हाथ में होते हैं और उसी के द्वारा किए जाते हैं। इन रियलिटी द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एन्जॉय दीज पावर्स। वैसे रियल में तो उसको भी सजेशन कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट, बट लेकिन साइन उसके नाम के होते हैं। आपके पापा अगर कोई भी अगर वैसे नई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, नई कार परचेज़ करना चाहते हैं, पहले उनको सजेशन कौन देता है कि आप ही देते हो, उनके फैमिली के मेंबर्स देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो तो फैमिली के मेंबर्स के डिसीजन सुन करके फिर बाद में उनको जो डिसीजन अप्रोप्रिएट लगता है उस डिसीजन पे वे फॉलो करते हैं। ठीक है, सो द वाइस प्रेसिडेंट। अब हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट अगर कभी एब्सेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट वर्क करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओके, so the vice president in the absence of the president, the vice president perform the functions of the president। अगर कभी प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट उसके वर्क को करता है। द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस इज कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को भी कौन पार्टिसिपेट करता है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। द टर्म्स पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 years। इसका भी चुनाव 5 साल के लिए होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अच्छा, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा को जो चेयरमैन होता है वह वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। द प्रेसिडेंट सबमिट कीजिए रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट कभी अपने 5 साल पोस्ट के पहले अपना रेजिग्नेशन देता है या 5 साल होने के बाद में भी उस जब भी अपना रेजिग्नेशन देता है तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो भी बिल पास करता है वो उसके पीछे या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, लेकिन फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर की सहमति से ही अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ओके, सो रियल पावर्स किसके पास में होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास में। सो द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द पार्टी हु हैज अचीव्ड ए मेजोरिटी इन द जनरल इलेक्शंस। प्राइम मिनिस्टर होता कौन है, जिसने जनरल इलेक्शंस के अंदर जिसकी पार्टी ने मेजोरिटी से सीटें गेन की हो, वह हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। ही इज अपॉइंटेड फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट। उससे फॉर्मली क्योंकि पार्टी पहले ही फिक्स कर लेती है, चाहे बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या आप पार्टी हो या एनी अदर पार्टी हो, वह पहले ही फिक्स कर लेती हैं कि हमारी कंट्री कि हमारी पार्टी अगर कभी इलेक्शंस को विन करती है तो हमारे में से जो लीडर होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी जगह पे कौन बैठेगा। तो प्रेसिडेंट तो उसे सिर्फ फॉर्मली अपॉइंट करता है। मिनिस्टर टू द कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन पे ही जो प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। He distributes the portfolio any ministers either to be taken left or continued in the cabinet is decided by the prime minister। वह पोर्टफोलियो यानी कि उनको जो अलग अलग पोर्टफोलियो या डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है वह भी प्राइम मिनिस्टर की असेंट पे देता है।
कौन मिनिस्टर कंटिन्यूड बना रहेगा, किस मिनिस्टर को हटाया जाएगा, ये सारा सजेशन प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही देता है। He presides over the meeting of the cabinet and also look after the function of various department of the cabinet. कैबिनेट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, पोर्टफोलियोज होते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट है या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट, इन सभी के डिपार्टमेंट्स हेड के ऊपर निगरानी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। उनके सारे कामों की जो सूचना होती है वही रखता है। ही टेक पायोटल डिसीजन, पायोटल का मतलब कि इनिशियल, अंतिम डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन विच इज़ नोन एज द पॉलिसी कमीशन। हमारी कंट्री में जितनी भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है, नई नई पॉलिसियाँ जो आती है, वो सारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आती है सेंट्रल लेवल पे। और वही उन सारी पॉलिसीज़ को चाहे किसी भी फील्ड में आए हैं, चाहे मेडिकल में आए हैं, चाहे एजुकेशन में आए, कोई सी भी नई पॉलिसी लॉन्च की जाती है तो वह पॉलिसीज़ बनाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा लॉन्च की जाती है। द कैबिनेट मिनिस्टर्स, द स्टेट मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी ए मेंबर ऑफ एनी वन ऑफ हाउस ऑफ द मेंबर्स। The ministers are individually responsible for their ministers and ministries and departments। यानी कि हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, देयर आर 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? द कैबिनेट मिनिस्टर्स, द स्टेट मिनिस्टर्स एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी ए मेंबर ऑफ एनी वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और प्राइम मिनिस्टर को भी शुड बी ए मेंबर ऑफ एनी वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वह राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो, लेकिन उन्हीं में से ही एक मेंबर को पार्लियामेंट को वैसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। द प्राइम मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। और प्राइम मिनिस्टर ही उसकी मिनिस्ट्री के लिए इंडिविजुअली रूप से डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि उसी की सहमति से ही किसी भी मिनिस्टर को अपने पद पर लगाया जाता है। इसलिए अगर कभी कोई मिनिस्टर करप्शन में पकड़ा जाता है तो प्राइम मिनिस्टर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द लोकसभा। और ये सारे जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इफ़ द लोकसभा रिजेक्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ए particular issue, it is not only the responsible ministers for the subject but the whole council of minister must accept the responsibility and resign। अगर if the लोकसभा reject the policy of the government, अगर लोकसभा ही किसी भी पॉलिसी को अगर रिजेक्ट कर देती है किसी भी इशू के ऊपर, तो उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस मिनिस्टर्स की होती है। और इसके कारण से पूरी लोकसभा को या पूरी काउंसिल्स को रिजाइन देना पड़ता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब कल हम हमारी वीडियोज़ के अंदर स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हमारी लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। Thank you so much for paying attention.